हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 5, जिसका नाम है थेराप्यूटिक अप्रोचेस। चैप्टर 5 जो है प्रीवियस चैप्टर यानी चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ इंटीमेटली लिंक्ड है। अगर आपने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स एक्सेट्रा, अगर आपने इस उद्देश्य से साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लिया है तो ये और इसका प्रीवियस चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम शुरू कर रहे हैं थेराप्यूटिक अप्रोचेस एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ये जो नोट्स हैं ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं एंड दीज आर अ कंसंट्रेशन ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी। सो अगर आपने ये नोट्स इस लेक्चर के साथ कवर कर लिए तो आपको एनसीईआरटी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। एनसीईआरटी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ मैंने कवर की है इन द नोट्स, और भी सिंप्लीफाई करेंगे इनको एज वी मूव अलोंग ऑन द लेक्चर। शुरुआत करते हैं नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी असल में है क्या? साइकोथेरेपी एज एन अम्ब्रेला टर्म, दीज आर वर्बल एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। These are some techniques. Why do we employ these techniques? Used to treat emotional distress and mental health condition. अब ऐसा नहीं है कि सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ही हमने साइकोथेरेपी लाई है। साइकोथेरेपी माइल्ड इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए भी यूज़ हो सकती है। डिस्ट्रेस को ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बदल जाना पड़ेगा जिसके बाद ही हम साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। माइल्ड इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए भी आप साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी: वर्बल एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स टू ट्रीट इमोशनल डिस्ट्रेस एंड if they are more severe mental health conditions. What is the ultimate goal of psychotherapy? Its ultimate goal is to help the patient overcome his debilitating condition. Debilitating का मतलब, अगर आपको लिटरेचर का शौक है तो आपने वर्ड ज़रूर पढ़ा होगा। Debilitating का मतलब होता है something that does not let you go about your life, something that obstructs, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, something that obstructs. So वेल ऑब्वियस सी बात है, कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन अगर किसी पर्सन को हो जाए देन हिज लाइफ डज बिकम डेबिलिटेटेड। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ए डायनामिक रिलेशनशिप। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी में। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ए डायनामिक रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब रिलेशनशिप के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जो पेशेंट द वन हु सीक्स हेल्प और थेरेपिस्ट द वन हु ट्रीट्स के बीच में बनता है। ये जो रिलेशनशिप है ये इट शुड बी परमिएटेड बाय ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आगे हम जब रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में, तो हम जानेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। एम्स ऑफ साइकोथेरेपी क्या है? अब साइकोथेरेपी जो है, पहला एम तो वही है जो हमने कहा कि इट शुड हेल्प द क्लाइंट, द पेशेंट टू ओवरकम द डेबिलिटेटिंग कंडीशन इन हिज लाइफ। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, और वो तो एक अल्टीमेट गोल है, ये उसके स्टेप्स मान सकते हैं हम। एम ऑफ साइकोथेरेपी इज टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस एंड चेंज थॉट पैटर्न्स फॉर द बेटर। सेल्फ अवेयरनेस जब आती है किसी इंसान में तो थॉट पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न्स और जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशन है, it does get better. Reinforcing clients resolve for betterment. एक अच्छा थेरेपिस्ट, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट वो है जो किसी क्लाइंट के रिजॉल्व को, पहली बात तो रिजॉल्व बना सके, he can encourage the client to get better, और फिर उस रिजॉल्व को कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स करता रहे, और उसके साथ साथ क्या है, अनफोल्डिंग ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ पोटेंशियल। पॉजिटिव ग्रोथ पोटेंशियल, इसके बारे में हम डिटेल में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में पढ़ेंगे, बट बेसिकली पॉजिटिव ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब है कोई इंसान जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक वो पहुँचे, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली। लेसनिंग इमोशनल बर्डन, यहाँ पे हमने बात करी थॉट पैटर्न की, यानी विचार, हिंदी में कहें तो। यहाँ हमने बात की है इमोशनल बर्डन की, यानी कुछ ना कुछ भाव के तल पे, यहाँ विचार, यहाँ भाव, भावनाएं।
lessening emotional burden by helping him relate to his social environment in a more creative and self aware manner. अब अगर किसी को कोई डिस्ट्रेस है, कोई कंडीशन है, that person must not be relating to his social environment as he should be. How should he relate to his social environment? In a more creative and self aware manner. That's what therapy aims to do. And lastly, becoming aware of one's life choices and facilitating decision making. जब इंसान, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की, जब कोई इंसान सेल्फ अवेयर होता है, so that person makes better life choices and better decisions. So these are all aim of psychotherapy. बात करते हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में. ये वो स्पेशल रिलेशनशिप है जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच डेवलप होगी, और इसे हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के साथ साथ थेरेप्यूटिक अलायंस के नाम से भी जानते हैं. अब जैसा हमने पीछे पढ़ा, दिस रिलेशनशिप हैज़ टू बी परमेटेड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. उसके साथ साथ इसके कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो इस रिलेशनशिप को स्पेशल बनाते हैं. सबसे पहला तो इट इज़ ए रिलेशनशिप ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर, जहाँ पे कि अ रिलेशन ऑफ टू विलिंग इंडिविजुअल्स वेयर वन हेल्प्स द अदर. अब ये कोई फ्रेंडशिप या लव रिलेशनशिप नहीं है. यहाँ पे वन पर्सन हैज़ कम टू सीक हेल्प एंड द अदर पर्सन इज़ हेल्पिंग हिम, और वो हेल्प जो है इट इज़ इन एक्सचेंज ऑफ मनी. ऑफ कोर्स यहाँ पे एक कंपोनेंट ऑफ पैशन, कंपैशन भी होता है, बट इट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर. ये आपको ज़रूर समझना है. और दूसरा, लिमिटेड ड्यूरेशन. जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ नॉट अ फ्रेंडशिप और अ लव रिलेशनशिप जो सालों साल चलेगा, विच विल गो ऑन फॉर एवर. हालांकि बहुत सारे लव रिलेशनशिप चलते नहीं सालों साल. सो इट लास्ट्स अंटिल द क्लाइंट कैन डील विद हिज प्रॉब्लम्स एंड टेक चार्ज ऑफ हिज लाइफ. एक ऐसे समय तक ये थेरेपी कंटिन्यू होगी जब क्लाइंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील करना सीख नहीं जाता है और अपनी लाइफ को, रोज़मर्रा की लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना नहीं सीख जाता. सो दिस वॉज अबाउट द टू कंपोनेंट्स जो इस रिलेशनशिप को स्पेशल बनाते हैं. उसके आगे कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में. सब दूसरा, रिलेशनशिप इज सेंट्रल. दिस रिलेशनशिप इज सेंट्रल टू एनी थेरेपी. थेरेप्यूटिक अप्रोच चाहे कोई भी हो, ये रिलेशनशिप जो है इट इज़ सेंट्रल बिकॉज इट विल बिकम द व्हीकल फॉर चेंज. इसी रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा कि कोई पॉजिटिव चेंज आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है. द थेरेपिस्ट नीड्स टू बी एक्सेप्टिंग. अब यहाँ पे कुछ थेरेपिस्ट की क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि कैसा थेरेपिस्ट हो. एक्सेप्टिंग, ये पहली कंडीशन आपके एनसीईआरटी में क्यों मेंशन्ड है? क्योंकि कोई भी पर्सन हेल्प सीख करने आएगा तो जब भी थेरेपी सेशन शुरू होगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू रिवील सम डार्क स्टफ इनसाइड हिम. सो थेरेपिस्ट नीड्स टू बी एक्सेप्टिंग, नीड्स टू बी एम्पैथेटिक. नीचे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. जेन्युइन, बनावटी नहीं होना चाहिए. शी हैज़ टू बी जेन्युइन, हैज़ टू बी वार्म एंड मस्ट क्रिएट एन एटमोसफियर. एक इस तरह का माहौल बनाए. किस तरह का? एटमोसफियर ऑफ नॉन जजमेंटल एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो फ्रेज है आप दोबारा एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में पढ़ेंगे. सो यहाँ पे ना तो कोई जजमेंट हो और ना ही कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हो. इस तरीके का माहौल अगर कोई थेरेपिस्ट बना पाए, दैट इज़ ए गुड थेरेपिस्ट. और ये हम पैथोस, एक ग्रीक शब्द है, इमोशन से जुड़ा है जो, और इसका ये स्केल है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इमोशन. जैसे कि एंटीपैथी, एंटीपैथी नाम से ही क्लियर है कि ये पर्सन जो है, जो एंटीपैथिक पर्सन है, वो दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के मज़े के लिए. देन वी हैव एपैथी. एपैथी, वो जिस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो ये होते हैं एपैथेटिक पर्सन या एपैथी. उसके बाद सिंपैथी. सिंपैथी क्या है? जो सिंपैथेटिक पर्सन होगा, जिस पर्सन के पास सिंपैथी होगी, दैट पर्सन विल रिकग्नाइज पीपल्स हार्डशिप्स एंड फील पिटे. एक दया का और एक दूसरों की हार्डशिप को रिकग्नाइज करने का भाव जरूर है, बट विद एन इमोशनल डिस्टेंस. ये इमोशनली इतना इन्वॉल्व नहीं है. सो दिस इज सिंपैथी. जब कुछ भी आप अखबार में या फिर सोशल मीडिया पर कुछ बुरी खबर पढ़ते हैं, तो
द मोस्ट यू कैन फील इज सिंपथी, बट अगर कुछ गलत आपके जानने वालों के साथ, आपके फ्रेंड्स, आपके लव्ड वंस के साथ होता है, तो जो आपको फील होता है वो होता है एम्पथी। यहाँ पे क्या है, यू फील वट एवर द अदर पर्सन इज फीलिंग, पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग बाय मेंटली स्टेपिंग इन टू देयर शूज। आप उनकी जगह रहकर वैसा महसूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर महसूस कर पा रहे हैं तो ये विचार के तल से एक गहरा जाकर भाव के तल की बातें हैं, और उन भाव को, उन भावनाओं को आप अपने अंदर फील कर पा रहे हैं। यू आर फीलिंग इट इनसाइड योर सेल्फ। सो ये है एम्पैथी। एंड उसके भी नेक्स्ट स्टेप आता है, द अल्टीमेट स्टेप इज कंपैशन। यहाँ पे फीलिंग तो है ही, फीलिंग अदर पर्सन सफरिंग विद द मोटिवेशन टू हेल्प और अलिविएट दैट सफरिंग। कि यहाँ पे आप फील तो कर ही पा रहे हैं, साथ साथ आपके अंदर एक तीव्र इच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप उनके सफरिंग को अलिविएट कर पाएँ, कुछ तरीके से कम कर पाएँ। सो यहाँ पे हमने एम्पैथी हम दोबारा पढ़ेंगे, दैट्स वाई हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लिया एम्पैथी की, और यहाँ पे आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया है सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन के बीच का। मूविंग ऑन, वी हैव टाइप्स ऑफ थेरेपीज। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन एजेंडा पे, टाइप्स ऑफ थेरेपीज। एनसीईआरटी में 3 मेजर टाइप्स बताए गए हैं, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल एंड एग्जिस्टेंशियल, और इन्हीं में हम अलग अलग तरह की टेक्निक्स पढ़ेंगे। बट ये जो टेबल है ये एक तरीके से समरी है पूरे चैप्टर की, और ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। बट जो इसके अंदर की स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं वो आपको एक एक करके ही रिवाइज करनी पड़ेंगी। बट ये टेबल जो है इट कैन वर्क एज एन एक्सीलेंट टूल फॉर रिविजन। शुरुआत हम करते हैं विद कॉज। तो जैसे कि मेंशन्ड है यहाँ पे, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल और एग्जिस्टेंशियल टाइप्स हैं थेरेपीज के, और वहाँ पे हम सबसे पहला पढ़ते हैं कि कॉज, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है तो वो हो क्यों रहा है, द कॉज। साइकोडायनामिक थेरेपी कहती है कि जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पर्सन के अंदर, पीछे हमने बहुत बार पढ़ा है, द 3 फंडामेंटल फोर्सेस, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनकी वजह से कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस होगा। बिहेवियरल थेरेपीज कहते हैं कि फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड कोग्निशन, कुछ ना कुछ बिहेवियर ऐसे लर्न किए गए हैं बाय द इंडिविजुअल जो इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हैं। और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कहती है क्वेश्चंस अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ एंड वंस एग्जिस्टेंस, ये जो गहरे सवाल हैं, ये जो बड़े सवाल हैं, द मेटा क्वेश्चंस। जब इंसान ये पूछने लगता है अपने आप से और इनके बारे में कोई पुख्ता आंसर नहीं ले पाता है, तो इंसान को इमोशनल डिस्ट्रेस फील हो सकता है, और अगर वो आगे बढ़े तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है। देन वी हैव ओरिजिन ऑफ द कॉज। अब कॉज तो ठीक है, लेकिन कॉज का भी कुछ ना कुछ ओरिजिन होता है कि वो आ कहाँ से रहा है। साइकोडायनामिक में अनफुलफिल्ड डिजायर और चाइल्डहुड ऑफ आएगा यहाँ पे, अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ चाइल्डहुड और चाइल्डहुड फियर्स, कुछ ना कुछ ऐसे डिजायर्स रही होंगी जो चाइल्डहुड में कंप्लीट नहीं हुई हैं। दे विल इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी इन द चाइल्ड, कुछ ऐसे हो सकते हैं। दूसरा चाइल्डहुड फियर्स। दूसरा बिहेवियरल थेरेपीज कहती हैं कि मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो है, जो उस पर्सन की सराउंडिंग में था, सराउंडिंग में अगर मैल अडेप्टिव बिहेवियर है तो जाहिर सी बात है कि पर्सन उससे पिकअप कर लेगा, द चाइल्ड विल पिक इट अप एंड रिपीट इट इनफ कि वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाए। देन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कहती है कि ओरिजिन ऑफ द कॉज, जो ये क्वेश्चन अगर कोई इंसान इतने गहरे सवाल पूछ रहा है अपने एग्जिस्टेंस को लेकर, तो वो कब पूछता है, वो पूछता है व्हेन द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड एलिएशन, जब वो बिल्कुल अकेला हो गया है, और या फिर उसे अकेला कर दिया गया है, एलियनेट कर दिया गया है, तब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देन वी कम टू ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। साइकोडायनामिक अप्रोच में हमने पहले भी पढ़ा है
फ्री एसोसिएशन नाम की एक टेक्निक होती है, एंड ड्रीम एनालिसिस, जहाँ पे आपके अनकॉन्शियस को टटोला जाता है और वहाँ से आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ओरिजिन खोज के उनको ठीक किया जाता है। बिहेवियरिस्ट्स का सीधा सीधा मानना है कि सभी बिहेवियर लर्नड हैं, वो लर्न किए गए हैं, तो अनलर्न भी किए जा सकते हैं। तो आइडेंटिफाइंग फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स, जो भी फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स थे उन्हें पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद ऑल्टरनेट बिहेवियर कंटीजेंसीज को पेशेंट को या फिर क्लाइंट को लर्न करा दिया जाता है। और एग्जिस्टेंशियल में क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ एम्पैथी, पॉजिटिविटी एंड नो जजमेंट, जब ऐसा एनवायरनमेंट किसी पर्सन को मिलता है, दैट पर्सन कैन फ्रीली एक्सप्रेस हिज इमोशंस, और उसी एक्सप्रेशन में फ्रीली एक्सप्रेस जब कोई पर्सन अपने इमोशंस करता है, सप्रेस नहीं करता है, फ्रीली एक्सप्रेस करता है, तो एक तरीके से एक वर्ड आएगा कैथार्सिस, एक इमोशनल अनबर्डनिंग होगी जब वो पर्सन हल्का महसूस करेगा। सो ये इनके ट्रीटमेंट का तरीका है। अब नेचर ऑफ रिलेशनशिप जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच बनेगा, साइकोडायनेमिक में जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रॉइड ने डेवलप की थी टेक्निक, और यहाँ पे थेरेपिस्ट जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन assumption that the therapist understands client's intra-psychic conflict better than the client himself। जितना क्लाइंट अपने बारे में नहीं जान रहा है उससे ज़्यादा थेरेपिस्ट जान रहा है। क्यों? क्योंकि he is an intellectual, he has been trained in that field, और थेरेपिस्ट जो है इंटरप्रेट्स थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट। सो यहाँ पे एक डायरेक्शन दी जा रही है बाय द थेरेपिस्ट। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का ही है, थेरेपिस्ट जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्टिव मैनर। थेरेपिस्ट वर्क्स इन अ डायरेक्टिव मैनर बाय आइडेंटिफाइंग फॉल्टी बिहेवियर। बिल्कुल, फॉल्टी बिहेवियर थेरेपिस्ट ही आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद सजेस्ट भी करेगा और ट्रेन भी करेगा उस क्लाइंट को इन द अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न। बट एक्जिस्टेंशियल थेरेपीज में जो ये रिलेशनशिप है, यहाँ पे थेरेपिस्ट इज मियरली प्रोवाइडिंग ए वार्म एंड एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट, और जब ऐसा एनवायरनमेंट क्लाइंट को मिल जाता है तो क्लाइंट फील सिक्योर एंड एक्सप्लोर्स नेचर ऑफ हिज प्रॉब्लम्स ऑन हिज ओन। यानी एक बार एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के हिसाब से अच्छे थेरेपिस्ट वो है जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करे और उसके बाद लेट द क्लाइंट फिगर द प्रॉब्लम्स ऑन हिज ओन। सो यहाँ पे एक नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है, यहाँ पे भी डायरेक्टिव है और यहाँ पे भी डायरेक्टिव है। उसके बाद चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट। अब क्लाइंट थेरेपी होने के बाद क्लाइंट कैसा महसूस करेगा? इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इंसाइट इनटू वंस इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स। जब थेरेपिस्ट ने क्लाइंट को उसके अनकॉन्शियस में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट से अवगत करा दिया है, एक बार फेमिलियर करा दिया है, तो चांसेस इस चीज़ के बढ़ जाते हैं कि क्लाइंट उसे इमोशनली और इंटेलेक्चुअली एक इंसाइट पाएगा अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में, और एक बार इंसान को दिख जाए तो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। जैसे कि एक बहुत फेमस कोट भी है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ हाफ द सोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है वही समझ लेना ही अपने आप में वी आर हाफ वे थ्रू द सोल्यूशन। अब आगे बस इतना बचता है दैट पर्सन टेक स्टेप बाय स्टेप, और जो भी रिक्वायर्ड है उन प्रैक्टिसेस को करता रहे। उन प्रैक्टिसेस की हम आगे बात करेंगे डिटेल में क्या क्या वो प्रैक्टिसेस हैं। बिहेवियरल थेरेपी क्या कहती है? चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट इंस्टीट्यूटिंग अडेप्टिव एंड हेल्दी बिहेवियर पैटर्न। जो थेरेपिस्ट है क्लाइंट के अंदर एक अडेप्टिव और हेल्दी बिहेवियर पैटर्न को इंस्टीट्यूट कर देता है, मतलब बार बार प्रैक्टिस के साथ उसे उसके अंदर वो चीज़ इन्फ्यूज़ करा देता है, और इसी से रिड्यूस्ड डिस्ट्रेस और सिम्टम्स का रिमूवल हो जाता है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ग्रोथ पोटेंशियल। जब इंसान खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करता है तो उसके ऊपर से सारी जो एक डिस्ट्रेस की परत जो है वो जब हटती है तो इंसान को अपना ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, और इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ग्रोथ पोटेंशियल, इमोशंस एंड मोटिवेशंस। ये सब इमोशन, खुद के इमोशंस को क्लियरली देख पाता है, खुद के मोटिवेशंस को, और हो रही हिंड्रेंसेस को भी बहुत आसानी से देख पाता है। एंड एज आई सेड, अगर प्रॉब्लम साफ साफ दिख जाए तो उसका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। अब ड्यूरेशन,
साइकोडायनेमिक जो अप्रोच है जो ओरिजिनली फ्रॉइड ने दिया था, दैट कंटिन्यूज फॉर सेवरल ईयर्स, बट अभी जो साइको डायनामिक अप्रोच करंट थ्योरिस्ट थेरेपिस्ट लेते हैं, दैट इज अ लिमिटेड ड्यूरेशन अप्रोच, बट क्योंकि हम ओरिजिनल साइकोडायनामिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, सो इट कंटिन्यूज फॉर सेवरल ईयर्स। उसके बाद बिहेवियरल भी कुछ मंथ्स में और एग्जिस्टेंशियल भी कुछ मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। मूविंग ऑन, क्लिनिकल फॉर्मुलेशन आपके एनसीईआरटी के एक बॉक्स में दिया गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज। इस पे अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम दैट लिंक्स सिम्टम्स टू द अंडरलाइंग कॉज। यहाँ पे हम क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो सिम्टम्स क्लाइंट को महसूस हो रहे हैं वो कॉज के साथ फर्मली इस्टेब्लिश किए जा सके, और एक बार ये काम हो जाता है तो इंसान, तो थेरेपिस्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेप यानी कौन सी टेक्निक अपनानी है, कितने सेशंस लेने हैं, सेशंस में क्या क्या सवाल पूछने हैं, वो सब फिगर आउट हो सकता है। सो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर थेरेपी कैन इवन बिगिन। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? It helps the therapist understand the full implications of distress being experienced by the client. जब थेरेपिस्ट प्रॉब्लम के बारे में जानता है तो फुल इम्प्लीकेशंस यानी जो भी दुष्परिणाम हैं उस डिस्ट्रेस के, जो भी क्लाइंट को एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो जब ये दुष्परिणाम पूरी तरीके से जान लिए जाएंगे इन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द टॉपिक, तो थेरेपिस्ट एक प्लान आगे बहुत एक इन्फॉर्म्ड प्लान बना सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर द ट्रीटमेंट। अब प्रॉब्लम जान ली गई है तो उसके जो प्रॉब्लम टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ अ क्लाइंट सीक्स हेल्प फॉर इनएबिलिटी टू होल्ड अ जॉब और फेस सुपीरियर्स। अब कोई क्लाइंट है वो जॉब पे उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने सुपीरियर्स को फेस नहीं कर पा रहा है ढंग से। इट्स हिज लैक ऑफ असर्टिवनेस स्किल्स दैट नीड टू बी ट्रीटेड। तो उस पर्सन के अंदर असर्टिवनेस स्किल्स की डेवलपमेंट की जाएगी। पहले तो जाना जाएगा कि ये लैक ऑफ असर्शन, असर्टिवनेस क्यों है, और उसके बाद इसी स्किल को स्पेसिफिकली डेवलप किया जाएगा। और ये जो है क्लिनिकल फॉर्मुलेशन एक ब्रॉड डोमेन है, यहाँ पे चॉइस ऑफ टेक्निक्स, टाइमिंग, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ जो है डिसाइड किया जाता है ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही। और इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, हेंस रिक्वायर्स रिफॉर्मुलेशन। जैसा कि जैसे जैसे प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ दूरी पर जाने के बाद ये रिफॉर्मुलेट होंगे ताकि पता लग सके कि क्लाइंट अभी कहाँ पहुँचा है। शुरुआत करते हैं पहले थेरेप्यूटिक अप्रोच से जिसका नाम है बिहेवियर थेरेपी। अब जैसा कि आप जानते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है और 12th क्लास में भी बार बार पढ़ा है, दैट बिहेवियरिस्ट्स का एक ही मानना है कि सभी बिहेवियर हैं, ऑल बिहेवियर एंड थॉट, इवन फॉल्टी वंस, मैलअडैप्टिव वंस, आर लर्नड। जो भी बिहेवियर इंसान अभी इस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है वो उसने किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लर्न किए। और क्योंकि कोई बिहेवियर लर्न किया जा सकता है तो इट कैन ऑल्सो बी अनलर्नड। सो दिस इज द कोर बिलीफ ऑफ बिहेवियरिस्ट। सभी तरह के बिहेवियरिस्ट जो है वो इसमें बिलीव करेंगे दैट ईच बिहेवियर, ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड एंड दे कैन बी अनलर्नड। तो चाहे वो फॉल्टी या मैलअडैप्टिव बिहेवियर भी है तो वो किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लर्न किया गया है, और उसका इलाज कैसे होगा? बाय गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। बीटी मतलब बिहेवियर थेरेपिस्ट consist of large set of specific techniques and selection of a technique depends on symptoms of a client and his clinical diagnosis। अब पीछे हमने क्लिनिकल फॉर्मुलेशन में पढ़ा कि एक ना एक हम ट्रेजेक्टरी बताएंगे कि क्या उसमें टेक्निक यूज होगी, कितने सीवियर क्लाइंट के सिम्टम्स हैं, कंडीशन है, तो उसके हिसाब से बिहेवियर थेरेपी में भी अपने आप में कोई एक थेरेपी नहीं है। बिहेवियर थेरेपी भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मॉडिफाई की है और दी है, तो उसमें सेट ऑफ स्पेसिफिक जो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक है वो डिपेंड करेगा क्लाइंट के ऊपर। इन बिहेवियर थेरेपी पास्ट इज यूज ओनली टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ फॉल्टी बिहेवियर। अब जैसे पास्ट साइकोडायनामिक थ्योरी की जो हमने यहाँ नहीं पढ़ी है, पीछे हमने बहुत बार पढ़ी है,
साइकोडायनेमिक थ्योरी में क्या है, हम पास्ट का यूज बहुत करते हैं। पास्ट इज, द क्लाइंट इज मेड टू रिलीव द पास्ट, और जब पास्ट पे इतनी बात हो जाती है तो फॉल्टी बिहेवियर के ओरिजिन पता लगते हैं और उसके बाद उन्हें ठीक किया जाता है। बट यहाँ पे पास्ट का यूज इज ओनली टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ फॉल्टी बिहेवियर, ना कि उन्हें ठीक करने के लिए। वंस फॉल्टी बिहेवियर इज अंडरस्टूड, इज आइडेंटिफाइड बाय द थेरेपिस्ट, बिहेवियर टेक्निक्स लगेंगी, ना कि पास्ट की जैसे कि साइकोडायनेमिक में लगती है, साइकोडायनेमिक थेरेपी में लगती है, वैसी यूज नहीं होंगी। इट इज नीदर रीएक्टिवेटेड नॉर रीलिव्ड। बिहेवियर थेरेपी आज पे, अभी पे फोकस करता है, अगली लाइन भी यही कह रही है। बिहेवियर थेरेपी इज फोकस्ड ऑन चेंजिंग द प्रेजेंट थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न, ना कि पास्ट पे फोकस है। अब मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। एनी बिहेवियर थेरेपी, अब बिहेवियर थेरेपी के हम आगे स्पेसिफिक टाइप्स पढ़ेंगे, बट कोई भी बिहेवियर थेरेपी होगी, इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ बिहेवियर टू एस्टैब्लिश द फॉलोइंग। अब जरूरी है कि एनालिसिस किया जाए बिहेवियर का। बिहेवियर सबसे पहले तो हम जानेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो बिहेवियर एनालिसिस करके हमें पता लगेगा दैट माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है। सब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्मोकिंग एक बिहेवियर है जो माल फंक्शनिंग बिहेवियर है या फिर आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। उसके बाद पता लगता है हमें एंटीसीडेंट और कॉजेटिव फैक्टर्स। अभी एंटीसीडेंट थोड़ा सा फैंसी वर्ड है और आगे भी आएगा। एंटीसीडेंट मतलब बिहेवियर्स होने से पहले वाला, एंटी मतलब पहले, तो एंटीसीडेंट मतलब पहले होने वाला बिहेवियर, या फिर कॉजेटिव फैक्टर्स की जिसकी वजह से कॉज हो रही है, जिस फैक्टर की वजह से हम मैल फंक्शनिंग बिहेवियर तक पहुंचेंगे, तो वो एंटीसीडेंट या फिर कॉजेटिव फैक्टर्स भी कहते हैं उन्हें। और जैसे कि यहाँ पे हमने स्मोकिंग का एग्जांपल लिया, तो स्मोकिंग की तरफ पुश कौन कर रहा है, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये एग्जाम जो है वो एक एंटीसीडेंट या फिर पॉजिटिव फैक्टर है। मेंटेनेंस और रीइंफोर्समेंट फैक्टर, अब कोई बिहेवियर बार बार रिपीट किया गया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसे मेंटेन कर रहा है या फिर उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करा रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा है पीछे ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग में कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम किसी बिहेवियर को एंट्रेंच कर देते हैं किसी पर्सन में या फिर किसी एनिमल में भी, तो वो मेंटेनेंस या फिर रीइंफोर्समेंट फैक्टर क्या है। जैसे कि यहाँ पे द टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम एग्जाम स्ट्रेस प्रोवाइडेड बाय स्मोकिंग। एक्सक्यूज मी। अब एक रिलीफ का भाव मिलता है स्मोक करके। स्मोकर से आप पूछेंगे कि क्या मिलता है स्मोक करके, एक मीम भी बड़ा फेमस है कि क्यों पीनी है दारू। सो या कुछ ना कुछ रिलीफ का भाव मिल रहा है। आप स्मोकर से पूछेंगे तो वो जरूर आपको इस, दे विल आंसर ऑन द सेम लाइंस कि एक स्ट्रेस रिलीफ होने जैसी फीलिंग आ रही है। सो यही जो फैक्टर है वो एक रीइंफोर्सर, कि जब जब उनको ये टेम्पररी रिलीफ की फीलिंग अगर आएगी स्मोकिंग के बाद, तो द बिहेवियर गेट्स रीट्रेंच्ड, गेट्स रीइंफोर्स्ड over and over again and it becomes a habit. अब the therapist can eliminate, एक मिनट, फॉल्टी बिहेवियर कैसे एलिमिनेट कर सकता है थेरेपिस्ट, या तो वो बिहेवियर जो मैल फंक्शनिंग बिहेवियर है उसके पॉजिटिव फैक्टर्स यानी एंटीसीडेंट फैक्टर्स पे कुछ ना कुछ रोक लगाए, तो इन्हें कहेंगे हम एंटीसीडेंट ऑपरेशन। इंटरवेंशंस डन बिफोर द अकरेंस ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। आपके एनसीईआरटी में जैसे एक बच्चा है जो अपने डिनर फिनिश करने से इनकार कर रहा है या फिर आनाकानी कर रहा है, द चाइल्ड डजंट लाइक हिज डिनर और वट एवर द रीजन इज, तो वहां पे एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या होगा, इफ द चाइल्ड डज नॉट ईट हिज डिनर प्रॉपरली, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फूड एट टी टाइम, शाम के जितने भी 3-4 बजे टी टाइम पे कुछ भी उसे मील मिलता है उसका अमाउंट अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो हंगर जो है वो डिनर टाइम तक इंक्रीज हो जाएगी एंड द चाइल्ड वुड बी मोर लाइकली टू फिनिश हिज डिनर। सो ये है एंटीसीडेंट ऑपरेशन, यानी एंटी मतलब जैसे मैंने कहा पहले, बिहेवियर होने से पहले की जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन वो एंटीसीडेंट ऑपरेशन। अब कॉन्सिक्वेंट आप समझ ही गए होंगे, कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन जो बिहेवियर होने के बाद
अब स्टेप्स टू रीइंफोर्स और पनिश द पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर रिस्पेक्टिवली। रीइंफोर्स करेंगे हम पॉजिटिव बिहेवियर को और पनिश करेंगे हम नेगेटिव बिहेवियर को। जैसे कि अगर बच्चा अपना डिनर फिनिश करता है तो उसे प्रेज करना, प्रेजिंग द चाइल्ड। सो प्रेज और एनकरेजमेंट एक्ट्स एज अ ह्यूज रीइंफोर्सर। सो ये है कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन जो कि बिहेवियर होने के बाद आ रहा है। इसके बाद ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिहेवियरल टेक्निक्स में जैसा हमने पीछे बात करी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड वाइकेरियस लर्निंग, इन सब को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबका कोर प्रिंसिपल क्या है? कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स इज टू रिड्यूस द अराउजल लेवल ऑफ क्लाइंट टू ऑल्टर बिहेवियर। कुछ ना कुछ अराउजल लेवल जो है वो किसी स्ट्रेस या पॉजिटिव फैक्टर से बढ़ रहा है तो उसे कम करना इन सभी टेक्निक्स का कोर प्रिंसिपल है। अब बिहेवियर टेक्निक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट, और आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि रीइंफोर्समेंट आप बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि रीइंफोर्समेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है और रीइंफोर्समेंट में बच्चे बहुत गलती करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है बिहेवियरल टेक्निक है ये एक, बिल्कुल है, टू इंक्रीज अ डिजायर्ड बिहेवियर। अब यहाँ पे हम अगर अनडिजायरेबल बिहेवियर है तो उस केस में पनिशमेंट काम करती है, ना कि रीइंफोर्समेंट। अनडिजायरेबल बिहेवियर यहाँ पे हम जो एक स्टिमुलस है वो दोनों तरह का हो सकता है, प्लेजेंट भी और अनप्लेजेंट भी। बट एंड रिजल्ट हमें क्या करना है कि जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसे हम इंक्रीज कर रहे हैं दोनों ही केसेस में, डिजायर्ड बिहेवियर और इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर। जैसे कि इसे डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बिल्कुल, पॉजिटिव मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्ड का मतलब हमेशा है कि हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या ऐड करें कि कोई बिहेवियर जो है वो रिपीट हो? वेल, दैट स्टिमुलस हैज टू बी प्लेजेंट। अगर अनप्लेजेंट होगा तो व्हाई वुड यू रिपीट दैट बिहेवियर, राइट? तो कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, और रीइंफोर्समेंट मतलब कि डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज कराने के लिए। तो ऐसा स्टिमुलस क्या होगा? वेल, इट विल बी प्लेजेंट स्टिमुलस। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि यूजुअली एनिमल्स को जो है वो ऐसे ही ट्रेन किया जाता है। जैसे इफ़ यू आर टीचिंग अ ट्रिक टू अ डॉग, सो यू विल प्रोवाइड अ ट्रीट टू दैट डॉग। एक्सक्यूज माई ड्राइंग। कुछ इस तरह की ट्रीट आती है डॉग्स की, तो वो डॉग को प्रोवाइड करेंगे हम ऑन परफॉर्मिंग दैट ट्रिक। इस शेप की आती, तो हु इज अ गुड बॉय, ऐसे करके लोग, आपने अगर मीम्स में देखा भी हो। तो कुछ डिजायर्ड बिहेवियर, द डॉग परफॉर्मिंग द ट्रिक इज अ डिजायर्ड बिहेवियर, और उसके बाद ये ट्रीट अगर मिले, प्लेजेंट स्टिमुलस, तो हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू डॉग को या किसी भी एनिमल को ट्रीट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव अगर वर्ड आ जाएगा तो हम कुछ ना कुछ रिमूव कर रहे हैं। यहाँ हम ऐड कर रहे थे पॉजिटिव में, और यहाँ नेगेटिव में हम रिमूव कर रहे हैं। अब ऐसा क्या रिमूव हम करें कि डिजायर जो बिहेवियर है वो रिपीट हो? तो वो कोई ना कोई अनप्लेजेंट स्टिमुलस होना चाहिए, कि वो पसंद नहीं होना चाहिए, तब जाके जो बिहेवियर है वो रिपीट होगा। सो जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, स्वेटर टू अवॉइड कोल्ड। अब अनप्लेजेंट स्टिमुलस क्या है? कोल्ड। उसे हम रिमूव कैसे कर रहे हैं? स्वेटर पहन के। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल है। आपके एग्जाम में जैसे कि सीयूईटी वगैरह में भी इस तरह के एग्जांपल देके पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट इज दिस। सो सबसे पहले तो आपको देखना है कि वहाँ ऐड हो रहा है कि रिमूव हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव, और अगर रिमूव हो रहा है तो नेगेटिव। और स्टिमुलस का जो नेचर है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के लिए प्लेजेंट स्टिमुलस, और नेगेटिव इन्फोर्समेंट के लिए अनप्लेजेंट स्टिमुलस का रिमूवल। दूसरा आते हैं पनिशमेंट पे, और पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के बीच बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बट आज कंफ्यूजन नहीं रखनी है कुछ भी। पनिशमेंट इज मोस्टली टू डिक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर। जैसे कि
जैसे मैंने बात की पीछे, पॉजिटिव अगर वर्ड है तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पे ऐड क्या करेंगे। अब पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे नहीं कि कोई अच्छी पनिशमेंट, नहीं, पॉजिटिव मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं, और नेगेटिव मतलब कुछ रिमूव हो रहा है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट यानी एडिंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस ऑन एन अनडिजायरेबल बिहेवियर, जैसे कि चप्पल ट्रीटमेंट। अब आजकल की पता नहीं मुझे कि आजकल की मदर्स ये यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, बट when we were kids we used to get this quite frequently whenever we behaved in an undesirable manner. So ये है पॉजिटिव पनिशमेंट। उसके बाद है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव कुछ ना कुछ रिमूव कर रहे हैं। अब क्या रिमूव करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छी चीज रिमूव करेंगे, तभी थोड़ा चाइल्ड को समझ में आएगा कि उसका बिहेवियर जो था वो गलत था। रिमूविंग ए प्लेजेंट स्टिमुलस, जैसे कि बच्चे का प्ले टाइम जो था होमवर्क ना करने पर कम कर दिया गया। अब प्ले टाइम जो है वो एक प्लेजेंट स्टिमुलस है, बिल्कुल है। और अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या है, होमवर्क ना करना। अब होमवर्क नहीं किया है तो कुछ रिमूव करने हैं, तो क्या रिमूव करेंगे, प्लेजेंट स्टिमुलस, और बस यही है नेगेटिव पनिशमेंट। सो चार चीजें हैं, एक पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है, ऐसे ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। So these are the 4 techniques for behavior modification. Then we have, जैसे कि अभी मैंने नंबर भी कर दिया इनको आपकी कन्वीनियंस के लिए। एनसीईआरटी में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और अवर्सिव कंडीशनिंग, ये दो जो हैं वो मेजर बताए गए हैं कि बिहेवियर टेक्निक में ये दो मेजर टेक्निक्स हैं जो यूज होते हैं सबसे ज़्यादा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, रिमूवल ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस, अनप्लेजेंट स्टिमुलस होगा, उसे रिमूव किया जाएगा, तो बिहेवियर जो है, डिजायर्ड बिहेवियर, उसके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अवर्सिव कंडीशनिंग है, ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंडर आती है। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंडर आती है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंडर आती है। यू जस्ट हैव टू नो कि इसके अपने आप में टेक्निक में क्या हो रहा है। रिपीटेड पेयरिंग ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस, जैसे कि एन इलेक्ट्रिक शॉक, विद द अनडिजायर्ड बिहेवियर, जैसे कि स्मेल ऑफ एल्कोहल। तो इस कंडीशनिंग में जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको हर बार अल्कोहल की स्मेल के साथ एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, तो द बॉडी लर्न्स टू एसोसिएट द शॉक, द स्मेल विद द शॉक, तो फिर अंदर से अल्कोहल की इच्छा उठनी ही बंद हो जाती है। सो दिस इज अवर्सिव कंडीशनिंग। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की हम बात कर चुके हैं, कुछ ना कुछ ऐड करना, प्लेजेंट स्टिमुलस ऐड करना। उसके बाद है टोकन इकोनॉमी, ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंडर आता है। टोकन इकोनॉमी का मतलब कुछ नहीं है, स्मॉल जो स्टेप्स डिजायरेबल बिहेवियर के जो हैं उन्हें छोटे छोटे टोकन से रिवॉर्ड किया जाएगा। टोकन्स आर गिवन एज रिवॉर्ड फॉर अ डिजायरेबल बिहेवियर एंड वंस इनफ टोकन्स आर कलेक्टेड, टोकन्स जो है वो हर छोटे बिहेवियर पे एज अ रिवॉर्ड काम कर रहे हैं, और जब इनफ टोकन्स इकट्ठे हो जाएंगे दे कैन बी एक्सचेंज फॉर द रियल रिवॉर्ड, जैसे कि बच्चों को ट्रिप टू द अम्यूजमेंट पार्क फॉर चिल्ड्रन, और जैसे कि इंस्टीट्यूशनलाइज पेशेंट्स होते हैं तो उनका क्या है, उनको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है वहाँ पे, टीवी टाइम। सो टीवी टाइम उन्हें ज़्यादा मिल जाएगा। देन वी हैव डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। अब ये एक नए तरीके का रीइंफोर्समेंट है, जहाँ पे डिजायर्ड बिहेवियर तो जो रिवॉर्ड किया जा रहा है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के थ्रू, जैसे कि डिजायर्ड बिहेवियर को रिवॉर्ड कैसे कर रहे हैं, गिविंग ट्रीट टू चाइल्ड इफ आस्क्ड पोलाइटली, अगर बच्चा पोलाइटली आस्क कर रहा है तो जो मांग रहा है उसे वो दे देना। बट अनडिजायरेबल बिहेवियर, जैसे कि अगर बच्चा सल्क कर रहा है या फिर टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है तो उसे इग्नोर करना, पनिश करना नहीं, इग्नोर करना, तो ये है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद है मॉडलिंग, ये एक टेक्निक ऑफ वाइकेरियस लर्निंग है, वेयर क्लाइंट लर्न्स टू बिहेव लाइक द रोल मॉडल। अब यहाँ पे रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, कुछ केसेस में द थेरेपिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एक्ट एज द रोल मॉडल, और या फिर कोई और भी उनके लाइफ में, या फिर कोई फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है। हियर स्मॉल पॉजिटिव चेंजेस इन क्लाइंट्स बिहेवियर आर रिवॉर्डेड बाय द थेरेपिस्ट। जो अगर क्लाइंट एक्सक्यूज मी, अगर क्लाइंट
इस रोल मॉडल की तरह छोटे छोटे बिहेवियर में चेंज लाता है तो उसे रिवॉर्ड किया जाएगा, और थ्रू सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स ओवरऑल बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। और ये एक वाइकेरियस लर्निंग की, यानी किसी वाइकेरियस मतलब होता है किसी दूसरे को देखकर खुद पे लागू करना। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे हम व्लॉग्स देखते हैं, तो व्लॉग्स हम देख रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें उससे एक वाइकेरियस सेंस ऑफ एडवेंचर मिल रहा है। सो वाइकेरियस एक वर्ड काफ़ी सही वर्ड है। तो मॉडलिंग, बस इतना ही मॉडलिंग है बिहेवियर टेक्निक में। और उसके बाद एक जिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये एक टेक्निक है, अकेली टेक्निक जिस पे क्वेश्चन आए हैं, और ये थोड़ी आपके डिटेल में भी दी गई है। ये एक बिहेवियर टेक्निक है, बिल्कुल है। इंट्रोड्यूस करी थी जोसेफ वुल्पे नाम के बंदे ने। और ओरिजिनली किस लिए लाई गई थी ये, या तो फोबिया या फिर इरेशनल फियर्स को डील करने के लिए। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ये एक शायद आपके एमसीक्यू में आ सकता है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन नाम के एक प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब क्या है, ये डैश डाल के मैंने इसका मतलब ही लिखा आगे। इन एन इंटरेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली ऑपोजिट फोर्सेज, अगर दो म्यूचुअली ऑपोजिट फोर्सेज अगर मिलेंगे, दो म्यूचुअली फोर्सेज अगर मिलेंगे, म्यूचुअली ऑपोजिट फोर्सेज, टू म्यूचुअली ऑपोजिट फोर्सेज, वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फियर और रिलैक्सेशन। जब ये दोनों एक आपस में टकराएंगे तो द वीकर वन विल स्टॉप। अब इनमें से वीकर वन कौन है, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शुरू में तो फियर ही बड़ा होगा और रिलैक्सेशन जो टेक्निक है वो छोटी होगी, बट टाइम के साथ जब पेशेंट रिलैक्स करना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अच्छे से मास्टर कर लेगा, तो फियर खत्म होगा और रिलैक्सेशन जारी रहेगी। अब इसके अंदर भी 4 स्टेप्स हैं। कौन से हैं, इनिशियल इंटरव्यू, बिल्कुल पहले जानना जरूरी है कि फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस क्या है क्लाइंट के लिए। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंग्जाइटी हायरार्की। हायरार्की से हमेशा मतलब होता है कि कुछ ना कुछ हम ऐसा एक पिरामिड बनाएंगे जिसमें हम इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ हायरार्की एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि सबसे कम डर किससे लग रहा है, उससे ज़्यादा किससे लग रहा है, उससे ज़्यादा किससे लग रहा है। नोइंग द डिफरेंट सिचुएशन दैट ब्रिंग लीस्ट टू मैक्स एंग्जाइटी या फिर फियर। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जो हमने बात करी, एक होगा फोर्स फियर का और एक होगा रिलैक्सेशन टेक्निक का, और आपस में जब टकराएंगे वो फोर्सेस तो द वीकर वन विल स्टॉप। अब वीकर वन कौन होगा, वो डिसाइड करेगा कि क्लाइंट ने कितनी मास्टरी करी है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के ऊपर। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज में क्या है, एक तो प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक टेक्निक होती है, और दूसरा होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपने पीछे भी पढ़ी है, आगे भी हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन क्या होता है कि इंसान इन प्रोन पोजीशन लेटने के बाद अपने फ्रॉम हिज फीट टू हिज हेड हर एक मसल ग्रुप को रिलैक्स करना सीखता है। उसके बाद डिसेंसिटाइजेशन सेशंस में क्या होगा, थेरेपिस्ट जो है एनकरेजेस द क्लाइंट टू थिंक ऑफ फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन। सिर्फ थिंक, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो कुछ ऐसी टेक्निक्स भी है जहाँ पे थेरेपिस्ट जो है इट पुशेस द क्लाइंट इनटू दोज फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, या फिर जैसे फियर ऑफ बग्स है, अगर फियर ऑफ स्पाइडर्स है तो स्पाइडर के एनक्लोजर में, शायद एनक्लोजर बोलते हैं उसे, एनक्लोजर में ले जाएगा। यहाँ पे क्या है, बस थिंक। द थेरेपिस्ट एनकरेजेस द क्लाइंट टू थिंक ऑफ फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस व्हाइल मेंटेनिंग मसल रिलैक्सेशन। अब फियर एक फोर्स होगा, दूसरा ये मसल रिलैक्सेशन फोर्स होगा। विद ईच सक्सेसिव सेशन दे क्लाइम द एंग्जाइटी हायरार्की। अब जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे और क्लाइंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे मास्टरी करता रहेगा, तो सिचुएशंस भी जो थेरेपिस्ट है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। कि ही विल से कि थिंक अबाउट, कि जैसे कि स्पाइडर आपके सामने आ गई, अगले सेशन में कहेगा कि थिंक कि स्पाइडर आपके पैर पे चढ़ गई, जूते पे। फिर कहेगा कि थिंक कि स्पाइडर जो है आपके बेयर आर्म पे क्रॉल कर रही है। तो इस टाइप से फियर हायरार्की में हम ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, और टाइम के साथ फोबिया या फिर जो इरेशनल फियर है उसका बिहेवियर टेक्निक के थ्रू हम काफ़ी हद तक क्लाइंट को रिलैक्स करवाना सिखा सकते हैं। और
हेंस रेमेडी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी भी आपके बिहेवियर टेक्निक में ही इंक्लूड की गई है। कॉग्निटिव थेरेपी में सबसे बड़ी बात क्या है, थेरेप्यूटिक टेक्निक है ये विच लोकेट्स द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। जैसे कि आपको पता है ये साई का साइन है, साइकोलॉजिकल लिखा है ये। इन क्लाइंट्स इररेशनल, इलॉजिकल एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न। अब पीछे, अब क्योंकि ये बिहेवियर थेरेपी में इसलिए डाली गई है क्योंकि जो थॉट पैटर्न भी हैं वो भी एक लर्नड बिहेवियर है। सो यहाँ पे जब भी कॉग्निटिव की बात आए तो यहाँ पे सोचना कि कुछ ना कुछ इरेशनल, इलॉजिकल और नेगेटिव थॉट पैटर्न चल रहा है दिमाग में, जो कि थॉट पैटर्न और सेल्फ बिलीफ जो कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का कारण बन रहा है। अब इसमें पहली टेक्निक है रैशनल इमोटिव थेरेपी, जिसका कि जो कि एल्बर्ट एलिस ने डिस्कवर करके मास्टर करी थी। रैशनल इमोटिव थेरेपी क्या है, इज एम्ड एट रिप्लेसिंग क्लाइंट्स इररेशनल बिलीफ्स विद रैशनल एंड रियलिस्टिक बिलीफ्स। अब वो इररेशनल बिलीफ्स क्या हो सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे। मेन थीसिस क्या है इस थेरेपी का, दैट इररेशनल बिलीफ्स मीडिएट बिटवीन एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि पीछे टेक्निक्स में हमने पढ़ा, एंटीसीडेंट बिहेवियर, एंटीसीडेंट फैक्टर या फिर पॉजिटिव फैक्टर कुछ ऐसा होगा जो बाहर घट रहा है, जैसे कि एग्जाम एंग्जाइटी है, वो एक आउटसाइड फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है, वो खुद के इंसान के इररेशनल बिलीफ। तो इरेशनल बिलीफ कुछ ना कुछ थॉट प्रोड्यूस कराएंगे, थॉट जो है वो कुछ ना कुछ इमोशन प्रोड्यूस कराएगा और इंसान से कुछ ना कुछ इरेशनल बिहेवियर करवाएगा। सो दिस इज द चेन दैट दिस आरएटी फॉलोज। अब स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं आरएटी में। सबसे पहला तो एनालिसिस, हर जगह हम जरूरी एनालिसिस जरूर करेंगे ताकि हम जान सकें कि दिक्कत कहाँ है। पहला है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट एनालिसिस आप लिख लीजिएगा इधर। एनालिसिस ऑफ एंटीसीडेंट फैक्टर्स कुछ भी लिख सकते हैं। द कॉज फॉर ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रेस, एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई आ रहा है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को वर्क प्रेशर है, और किसी को बुलिंग इन स्कूल फेस करनी पड़ रही है, या फिर किसी को अब्यूज एट होम। सो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रेस कॉज करते हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो एनालिसिस ऑफ एंटीसीडेंट फैक्टर्स। उसके बाद है बिलीफ। अब ये तो वो पॉजिटिव फैक्टर है, उसके बाद बिलीफ क्या है जो ट्रिगर हो रहा है। क्लाइंट इज इंटरव्यूड टू फाइंड द इररेशनल बिलीफ्स, मैलएडेप्टिव थॉट पैटर्न्स भी इन्हें कहते हैं हम, विच आर डिस्टॉर्टिंग करंट रियलिटी। अब ऐसे क्या बिलीफ्स क्लाइंट ने खुद के बारे में या दुनिया के बारे में बना लिए हैं जो उसकी रियलिटी को ही डिस्टॉर्ट कर दे रहे हैं, रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके उसे कुछ अलग रियलिटी दिखा रहे हैं, डिस्टॉर्टिंग द करंट रियलिटी। तीसरा है कॉन्सिक्वेंस, लेकिन पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिलीफ्स के बारे में कुछ लाइनें और पढ़ लेते हैं। दीज बिलीफ्स आर नॉट सपोर्टेड बाय प्रैक्टिकल एविडेंस इन द एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर प्रैक्टिकल एविडेंस से ही सपोर्ट हो जाएगा तो वो बिलीफ नहीं होगा, वो रियलिटी हो जाएगी, बट रियलिटी है नहीं वो, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल एविडेंस उसे सपोर्ट कर नहीं रहा है। दीज इंक्लूड थॉट्स विद मस्ट्स, शुड्स एटसेट्रा, लाइक, जैसे कि थॉट कैसा आएगा पर्सन को, एवरीवन शुड लाइक मी। आप कहेंगे तो इम्पॉसिबल सी बात, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यू आर राइट, दैट्स वाई दे आर इरेशनल। एवरीवन शुड लाइक मी और आई शुड बी गुड एट एवरीथिंग। कुछ लोग परफेक्शनिस्ट इतने होते हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ भी काम वो करें तो उसमें वो दे शुड बी द बेस्ट एट इट। या फिर हो सकता है थिंग्स मस्ट हैपन अ सर्टेन वे। तो ये सारे जो हैं मस्ट और शुड वाले जो बिलीफ हैं इंसान के, ये आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी प्रैक्टिकल एविडेंस इन द एनवायरनमेंट, और ये कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस ट्रिगर कर रहे हैं, जैसे कि what negative emotion and consequently the psychological disorder is being caused by the distorted perception of the antecedent event। पहले एंटीसीडेंट इवेंट हुआ जो कि बिलीफ किसी इंसान ने पाल रखा था, उसके थ्रू फिल्टर होके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस लाएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशन या फिर
अगर ज़्यादा हाई लेवल पे चला गया तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो पहले हमें इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं ABC एनालिसिस। अब एनालिसिस करने के बाद ट्रीटमेंट में क्या होगा? ट्रीटमेंट में होगा सबसे पहले तो एंटीसीडेंट इवेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। उसके बाद इर्रेशनल बिलीफ जो है वो चैलेंज किए जाएंगे, चैलेंज थ्रू जेंटल नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। थेरेपिस्ट जो है वो, और यही थेरेपिस्ट की स्किल भी है कि वो किस तरीके से क्लाइंट के जो इर्रेशनल बिलीफ्स हैं उनको चैलेंज किस तरीके से कर रहा है। जेंटल एंड नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग में विच मेक्स द क्लाइंट थिंक डीपर इनटू हिज असम्पशंस। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि थेरेपिस्ट की स्किल यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर क्लाइंट को थोड़ा भी लगा दैट ही इज बीइंग कन्फ्रंटेड, या फिर कुछ ना कुछ डेरोगेटरी कॉन्टेक्स्ट है या फिर कॉनोटेशन है थेरेपिस्ट के क्वेश्चनिंग्स में, तो क्लाइंट जो है एकदम से, क्या बोलते हैं उसे, एकदम से ही विल अप हिज गार्ड और एकदम से डिफेंसिव हो जाएगा। वहां पे वो ही विल नीदर ओपन अप नॉर विल ही थिंक डीपर। अब यहाँ पे थिंक डीपर लिखा है, ही विल नॉट। अगर उसे लगा कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसे थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट टाइप मुझे दिया जा रहा है कुछ क्वेश्चनिंग के थ्रू, ही विल नॉट थिंक डीपर नॉर विल ही ओपन अप, ही विल बी डिफेंसिव, और वहां पे फिर द थेरेपी विल सीज टू हैव एनी इफेक्ट। हाँ, अगर थेरेपिस्ट स्किल्ड है तो स्लोली द क्लाइंट इज एबल टू चेंज हिज इर्रेशनल बिलीफ्स देयरबाय रिड्यूसिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। जब सेशन दर सेशन होते रहेंगे और ये क्वेश्चनिंग चलती रहेगी और क्वेश्चनिंग भी डीपर लेवल पे जाएगी, तो जो इर्रेशनल बिलीफ हैं वो साइकोलॉजिकल वो कम होते चले जाएंगे और डिस्ट्रेस भी, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी कम हो जाएगा। सेकंड इस टॉपिक में कॉग्निटिव थेरेपीज में आता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग बाय बेक, एरोन बेक। बेक ने क्या कहा? ईच चाइल्ड इंटरैक्ट्स विद हिज एनवायरनमेंट विच गोज विदाउट सेइंग कि चाइल्ड इंटरैक्ट तो करेगा अपने एनवायरनमेंट के साथ। इन्वायरमेंट में पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, सोसाइटी आती है, बाकी लार्जर सोसाइटी, सोशल मीडिया, सब कुछ आता है। तो जब चाइल्ड इंटरैक्ट करेगा, ही विल डेवलप सम कोर बिलीव्स एंड स्कीमा। कुछ ना कुछ बिलीव्स और कुछ ना कुछ स्कीमास डेवलप करेगा। स्कीमास क्या होते हैं? बहुत ब्रीफ में पढ़ें, बहुत सिंपली समझे तो स्कीमास होते हैं थिंकिंग फ्रेमवर्क्स टू ऑर्गेनाइज इनकमिंग इंफॉर्मेशन। अब हम कुछ अपने दिमाग में ऐसा बनाते हैं कि जैसे कि मैं कहूँ एक बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी का स्कीमा आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट है। आपको लगेगा, अगर आप अभी छोटे हैं तो आपको यूँ लगेगा कि भाई बलून्स होंगे, पार्टी हैट्स होंगी, कुछ ना कुछ ग्लिटरी स्टफ होगा, बर्थडे केक होगा, प्रेजेंट्स कहीं रखे होंगे कोने में, कैंडल्स जल रही हैं, जो भी है। तो ये सब है, क्या है? स्कीमा का पार्ट है। आपके माइंड में एक स्कीमा बना है बर्थडे पार्टी का। स्कीमा पर्सन को लेके भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ सोल्जर, तो आपको लगेगा कि समवन हु इज वेरी वेल ग्रूम्ड, कोई बियर्ड नहीं होगी, कोई और बिल्कुल हेयर्स बिल्कुल अच्छे से कटे होंगे, ही विल बी ड्रेस्ड वेल। अगर सोल्जर की यूनिफॉर्म में नहीं है तो इवन सिविलियन यूनिफॉर्म में भी अगर आप इमेजिन कर रहे हैं किसी सोल्जर को, तो दे विल लुक अ सर्टन वे। तो वो क्या है? वो स्कीमा का पार्ट है। और स्कीमा का मतलब एक थिंकिंग फ्रेमवर्क है आपके दिमाग में ऑलरेडी, ताकि इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज कर सकें। तो जब भी चाइल्ड इंटरेक्ट करेगा अपनी सोसाइटी से, अपने एनवायरनमेंट से, तो कुछ ना कुछ कोर बिलीफ, कुछ ना कुछ स्कीमा वो बनाता है। अब जैसे कि नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग माइट डेवलप अ स्कीमा। अब हम आते हैं कि कुछ ना कुछ गलत होना कहाँ शुरू होता है। जैसे कि नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव स्कीमा डेवलप करेगी बच्चे में, और वो जैसे कि क्या हो सकता है? आई एम नॉट वांटेड। आई एम नॉट वांटेड। अगर पेरेंट्स अच्छे से पेरेंटिंग करें तो ये नहीं डेवलप होगा, बट अगर पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, दे आर नॉट इमोशनली प्रेजेंट देयर और इवन फिजिकली प्रेजेंट देयर, कि बाहर ही कहीं घूम रहे हैं, तो चाइल्ड को लगेगा आई एम नॉट वांटेड या फिर आई एम अनलवेबल। ऐसी स्कीमा जो है वो डेवलप कर सकता है।
अब स्कीमा आप समझ गए हैं, एक थिंकिंग फ्रेमवर्क है जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा, उसे इंटरप्रेट करेगा। अब कांस्टेंट जजमेंट, जैसे कि नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग कोई स्कीमा डेवलप कर रहा है, ऐसे ही कांस्टेंट जजमेंट ऑन अपीयरेंस भी कुछ ना कुछ स्कीमा डेवलप करेगा, जैसे कि आई एम अगली, आई एम अगली, आई एम हिडियस। उसके बाद जब एक ये स्कीमा डेवलप हो गया बचपन में, तो कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स होंगे अलोंग द लाइफ, जैसे कि किसी को, बच्चे को, ही हैज बीन रिडिक्यूल्ड बाय द टीचर इन क्लास, तो कौन सा स्कीमा एकदम से ट्रिगर हो जाएगा, आई एम नॉट वांटेड, और यहीं पे फिर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट जो हैं वो चाइल्ड में चल पड़ेंगे। और ऐसे ही नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है मे इंक्लूड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है, जहां पे एक पर्सन starts interpreting reality in a negative way so as to confirm the beliefs of the schema। अब कुछ स्कीमा जो उसने डेवलप किया था, उस स्कीमा के हिसाब से वो जब रियलिटी को परसीव कर रहा है तो वो एक्टिवली डिस्टॉर्ट कर देगा रियलिटी को। उसका दिमाग इस हिसाब से परसीव करेगा कि रियलिटी जो थी वो नहीं दिखेगी उसे, बट जो उसके स्कीमा को कंफर्म करे ऐसी रियलिटी दिखेगी। तो यही है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। और ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है, दीज थॉट पैटर्न्स सॉलिडिफाई इनटू डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। अब ये थॉट पैटर्न बार बार आते रहेंगे, जो स्कीमा है उसको कंफर्म करने के लिए इंसान रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, और उस डिस्टॉर्टेड रियलिटी के बेसिस पे ही कुछ ना कुछ दोबारा सोचे जा रहा है, तो ये एक विशेष सर्कल बन जाता है। और यही जो थॉट पैटर्न्स हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, वो सॉलिडिफाई कर जाते हैं, बिल्कुल इंसान की कोर पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं। और इनको एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। तो एक स्ट्रक्चर का रूप ले ले रहे हैं। उसके बाद यही स्ट्रक्चर्स जो हैं, दे यानी दो स्ट्रक्चर्स, दे लीड टू ऑटोमेटिक एरर्स इन कॉग्निशन अबाउट सोशल रियलिटी। बिल्कुल, अब जो स्ट्रक्चर जैसा थॉट पैटर्न जो सॉलिडिफाई हो गया है, वो ऑटोमेटिक एरर, वहां पे इंसान सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक एरर्स इन कॉग्निशन अबाउट सोशल रियलिटी एवरी टाइम दैट अ पर्सन इंटरेक्ट्स विद हिज एनवायरनमेंट। जब भी वो उस एनवायरनमेंट में जाएगा, जैसे कि जो बच्चे की हमने बात करी, अगर वो स्कूल में जैसे ही क्लास में स्टेप करेगा या उस टीचर को देखेगा, तो वहां पे उसे सोचने की भी जरूरत नहीं है, और वो उसकी कोर पर्सनैलिटी का इतना पार्ट बन गया है दैट्स द वे ऑफ लाइफ फॉर हिम। अब रिपीटेड अकरेंस ऑफ दीज थॉट्स, ये थॉट्स बार बार आते रहेंगे, अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और ये है कॉज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, जो सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको देखने मिलते हैं। अब ये हमने समझा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, कैसे डेवलप होती है। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होगा ऐसी चीज़ों का। थेरेपिस्ट यहाँ पे भी वही यूजेस जेंटल नॉन थ्रेटनिंग मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स बिलीव्स एंड थॉट्स। जो भी स्कीमास, जो भी उसने थॉट्स, बिलीव्स पाल रखे अपने दिमाग में, उन्हें वो जेंटल क्वेश्चनिंग के थ्रू, नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चन के थ्रू चैलेंज करेगा, क्वेश्चन करेगा। जैसे कि वाई डू यू बिलीव दैट यू आर नॉट वांटेड और दैट यू आर अगली। वो बिलीव जानने की कोशिश करेगा कि वाई डू यू बिलीव सो एंड सो। अब ये जो क्वेश्चनिंग है, जैसा मैंने कहा, वहीं दोबारा जो थेरेपिस्ट की जो स्किल है वो काम आएगी। और ये जो क्वेश्चनिंग है मेक्स द क्लाइंट थिंक इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ हिज नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट। जब ये क्वेश्चनिंग अगर अच्छे तरीके से की जाएगी और अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाएगा सेशन, तो ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट का जो डायरेक्शन था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लाइंट सोचने लगेगा, विच इन टर्न हेल्प्स हिम टू अंडरस्टैंड हिज डिसफंक्शनल स्कीमास। देन वंस डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स आर अंडरस्टूड, जब एक बार क्लाइंट को समझ आ गया है कि वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं जो ऑटोमेटिकली ही रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दे रहे हैं, दे आर स्लोली ऑल्टर्ड इनटू अडैप्टिव एंड फंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। थर्ड टेक्निक जो है बिहेवियरल थेरेपी में, वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब ये नाम से ही स्पष्ट है कि दोनों के कॉम्बिनेशन, कॉग्निटिव और बिहेवियरल का कॉम्बिनेशन होगी। और ये मोस्ट पॉपुलर थेरेप्यूटिक टेक्निक है, क्योंकि इसमें हम बिहेवियर को भी ट्रेन करते हैं और थॉट पैटर्न्स को भी ट्रेन करते हैं। और शॉर्ट एंड एफिकेशियस ट्रीटमेंट है ये फॉर अ वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये काम देता है। दैट्स वाई इट इज द मोस्ट पॉपुलर थेरेप्यूटिक टेक्निक
adopts a biopsychosocial approach, क्योंकि because plants distress has its origin in biological, बॉडीली कुछ दिक्कत भी है, साइकोलॉजिकल कुछ माइंड में भी कुछ ऐसी दिक्कत है, और सोशल जो उनके एनवायरनमेंट में भी कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, डिस्ट्रेस कर रहे हैं। इसलिए जो ये अप्रोच लेता है वो है बायोसाइको सोशल अप्रोच। अब यहाँ पे हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू काउंटर करते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हम कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपी जो हमने पीछे पढ़ी अलग अलग टेक्निक्स उनके थ्रू, और सोशल एस्पेक्ट को हम एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन से काउंटर करते हैं, और इसलिए सीबीटी जो है वो मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी बन के निकलती है। सो हम तीनों चीज़ों को, इंसान के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहला तो फिजिकल एस्पेक्ट है द बॉडी, उसको हम रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू, मेंटल एस्पेक्ट जिसे हम कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू, और जो उसके सराउंडिंग है, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर इंसान बना है। तो इन तीनों चीज़ों को ही हम जब टारगेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव। देन वी हैव ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज। अब आप सोचेंगे कि जब सबसे एफिकेशियस सीबीटी है तो बाकी थेरेपीज क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? वेल, एग्जिस्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि हर एक, मान लेते कोई पॉपुलर थेरेपी है, ज़रूर नहीं कि वो हर किसी पे काम करे, तो इसलिए अलग अलग थेरेपीज़ हैं, अलग अलग लोगों पे काम करती है। कुछ थेरेपीज़ जो ज़्यादातर लोगों पे काम कर जाती हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स है जो ज़्यादातर लोगों पे काम कर रहा है, बट कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रही हैं, तो उनके लिए स्पेशल एंटीबायोटिक्स आएंगे। तो इसलिए थेरेपीज़ भी अलग अलग हैं। दीज थेरेपीज अज्यूम, कौन सी थेरेपीज? ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल। अगर आपको ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल के कोर बिलीफ्स पता हैं, कोर जो उनके थॉट्स हैं वो पता हैं, तो वो क्या कहते हैं? एक तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्ड बहुत आता है इसमें, फिर भी पढ़ लेते हैं। These therapies assume that psychological distress arises from feelings of loneliness, alienation, and an inability to find meaning and genuine fulfillment in life. इंसान जब लोनली है, एलियनेटेड है, और लोनली वो सिर्फ है नहीं, बस उसे फील भी हो रहा है, और उसे कुछ ना कुछ मीनिंग, एक सेंस ऑफ मीनिंग लाइफ में नहीं आ पा रहा है, और या फिर फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं आ पा रही लाइफ में, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इस थेरेपी के हिसाब से अकर करते हैं। और ये क्या कहती है थेरेपी? वाइल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एन इनेट नीड, हर किसी की कुछ ना कुछ एक इनेट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके लिए हर पर्सन के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब डिफरेंट हो सकता है, बट जो अंडरलाइंग फैक्टर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में वो ये है कि इंसान जो हो सकता है द पीक ऑफ वन सेल्फ, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो वो इनेट नीड सब में है। While self-actualization is an innate need, it is curbed by social environment. Social environment जैसे हमने कहा, जैसे हमने पीछे देखा कि हर चाइल्ड का कुछ ना कुछ सोशल एनवायरनमेंट होगा, हर पर्सन का होगा, फैमिली, सोसाइटी, जो भी है, सोशल मीडिया। अब ये कर्ब क्यों कर रहे हैं? सोशल एनवायरनमेंट जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कर्ब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिक्वायर्स फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। जो इमोशंस हैं उससे सोसाइटी और ऑर्गेनाइज्ड, जो हमारे चारों तरफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, जो समाज है एक तरीके से, वो इमोशन के एक्सप्रेशन से, फ्री एक्सप्रेशन से बहुत डरता है, इसलिए उसे कर्ब करता है। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस माइट अनलीश डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस एंड जेपरडाइज फिजिकल एंड सोशल सर्वाइवल। जैसे कि आप इसको पुराने टाइम से समझ सकते हैं, जैसे कि लव रिलेशनशिप्स जो थे पुराने टाइम में, दे वर कर्ब्ड, उन्हें बिल्कुल कुचल दिया जाता है, दे वर ट्रैम्पल्ड अपॉन। क्यों? क्योंकि वो सोशल सर्वाइवल या फिर फिजिकल सर्वाइवल इवन को जेपरडाइज करता है, यानी डेंजर में डालता है। जेपरडाइज का मतलब होता है डेंजर में डालना। तो सर्वाइवल अगर डेंजर में डाल दिया जा रहा है तो उसे जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सोसाइटी या फिर जो भी द पावर्स दैट बी उसे रोकने की कोशिश करेंगी। दैट्स वाई ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट
थेरेपिस्ट का मानना है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सबसे बड़ी बाधा ही यही है, और इसी को ही वो रेमेडी करने की कोशिश करते हैं। कैसे? चीफ एम ऑफ दिस थेरेपी इज टू एक्सपैंड द क्लाइंट्स अवेयरनेस ऑफ हिज फ्री विल। जो इंसान के पास फ्री विल है, दैट ही कैन एंड शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस। जो ये जो फ्री विल की बात हो रही है यहाँ पे, इसके ऊपर बहुत फोकस रहता है इनका। दैट ही कैन एंड शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस, एक्सरसाइज फ्रीडम एंड बिल्ड एन ऑथेंटिक लाइफ परमेटेड बाय कॉम्प्लेक्सिटी, बैलेंस एंड इंटीग्रेशन। अब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि इंसान के एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो इन सब को वो एक एक करके अचीव करे। बैलेंस और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एज इन बिकम होल अगेन, वन। तो इंटीग्रेट, अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको एक में जोड़े। दिस थेरेपी अचीव्स दिस बाय क्रिएटिंग परमिसिव, नॉन जजमेंटल एंड एक्सेप्टिंग एटमोस्फियर। जैसा हमने कहा, अगर सोसाइटी कर्व कर रही है तो कर्व का उल्टा क्या होता है? एक ऐसा माहौल बनाना जो परमिसिव हो, परमिट करे, नॉन जजमेंटल हो जहाँ पे जज ना किया जाए, और जो एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टिंग एटमोस्फियर वेयर क्लाइंट्स इमोशन कैन बी फ्रीली एक्सप्रेस्ड। तो ये कर्विंग का बिल्कुल उल्टा है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो जब ऐसा माहौल मिलेगा तो इंसान अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएगा, और फिर ये चीज़ भी अचीव कर पाएगा, जो अपने अंदर की फ्री विल है उसको यूज़ कर पाएगा। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में पहली है लोगोथेरेपी, जो कि विक्टर फ्रैंकल ने दी थी। अब विक्टर फ्रैंकल के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें जाननी जरूरी हैं। विक्टर फ्रैंकल वॉज ए हॉलोकास्ट सर्वाइवर। इफ यू डू नॉट नो, आई शुड टेल यू, हॉलोकास्ट जो 1939 से 1945, इवन नॉट 39, 1933 से 1945 तक कैरी ऑन किया गया अगेंस्ट द ज्यूज, जो यहूदी लोग होते हैं उनके अगेंस्ट। और किया किसने? नाजी पार्टी, द पार्टी ऑफ हिटलर। तो विक्टर फ्रैंकल हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर थे, और ये एक कंसंट्रेशन कैंप, एक प्रिजन कैंप जैसे कि बनते थे उस टाइम पे, नाजी पार्टी ज्यूज को होल्ड करने के लिए बनाती थी, वहां से जिंदा बचे थे। सो विक्टर फ्रैंकल ने ये थेरेपी दी, और इसका लिटरल मीनिंग लोगोथेरेपी का है ट्रीटमेंट ऑफ द सोल। फ्रैंकल का क्या मानना था? फ्रैंकल बिलीव्ड दैट ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय विल टू मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है, विल टू मीनिंग। और ये दिस हैज बीन गिवन बाय फ्रैंकल अगेंस्ट व्हाट वाज द नेम, नीचे। नीचे ने कहा था विल टू पावर, फ्रैंकल ने कहा नहीं, विल टू मीनिंग इज व्हाट मोटिवेट्स ह्यूमंस। और विल टू मीनिंग क्या है? इज अ डिजायर टू फाइंड आउट द स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाते हैं इस थ्योरी को, कि अपनी एग्जिस्टेंस का एक स्पिरिचुअल ट्रूथ जो है, ट्रूथ सत्य है, जिसको हम इंडिया में सनातन धर्म में या फिर इंडिक कल्चर्स में जानते हैं सत्य की खोज। तो उस स्पिरिचुअल ट्रूथ को एक जानने की जो इच्छा है, जो डिजायर है, वही विल टू मीनिंग, एक तरीके से वही विल टू मीनिंग है। अब समस्या कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है यहाँ पे, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। इसका कॉन्सेप्ट भी फ्रैंकल ने दिया है। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी का मतलब क्या है? मीनिंगलेसनेस, मीनिंगलेसनेस एट द डीपेस्ट लेवल इज एक्सपीरियंस्ड। मीनिंगलेसनेस तो इंसान को नॉर्मली कभी कभी एक्सपीरियंस होता ही है, चाहे उसके प्रोफेशनल करियर में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, किसी भी तरीके से हो। तो मीनिंगलेसनेस कोई एक बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है, यूजुअली एक्सपीरियंस करता है इंसान कभी ना कभी। बट when meaninglessness is at the deepest level experienced when neurotic anxieties, जो anxieties हैं इंसान की, are attached to not only just physical and psychological aspects but spiritual aspects of one's existence। तो spiritual aspect को जब ये anxieties घेर लेंगी, तो जो anxiety आएगी वो है existential anxiety। अब स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस जो है, विच इज अ स्टोर हाउस ऑफ लव, वैल्यूज एंड एस्थेटिक अवेयरनेस, गेट्स हेजी। ऐसी सिचुएशन में जब एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी इंसान को होगी, तो स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस, जैसे कि हमने फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट, फ्रॉइड के
थ्योरीज में एक पर्सनल अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे अनकॉन्शियस को कहा गया स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंस्टिंक्ट्स, डिजायर्स। यहाँ पे क्या कहा गया है स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस को स्टोर हाउस ऑफ लव, वैल्यूज, एस्थेटिक अवेयरनेस। जब ये हेजी हो जाएगी यानी धुंधला जाएगी, सच सिचुएशन एंड हेंस एक्सपीरियंसेस एन एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, एक जो डर पैदा होगा वो नॉर्मल लेवल का नहीं होगा, वो होगा एग्जिस्टेंशियल लेवल का। द होल एग्जिस्टेंस, इंसान पूरी एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करने लगे, तो वो है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ से समस्या उत्पन्न होती है, यहाँ से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। लोगोथेरेपी हेल्प्स द पेशेंट टू फाइंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइफ सर्कमस्टांसेस। फ्रैंकल का कहना था कि इंसान चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन में फंसा हो, चाहे कैसी भी आउटसाइड सिचुएशंस हो, उसके पास हमेशा एक मीनिंग, द विल टू मीनिंग जिसकी उन्होंने बात की, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्री विल, कि इंसान के पास एक फ्री विल है that he can exercise and pull himself out of that situation. आउटसाइड फैक्टर्स को शायद ना बदल पाए इंसान, लेकिन इनसाइड फैक्टर्स को, हाउ वी परसीव, हाउ वी थिंक अबाउट अ सिचुएशन, वो जरूर बदली जा सकती है। तो इसी की बात उन्होंने की। और जब पेशेंट को ये मीनिंग और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो फ्री विल है, इसका एहसास होता है, तो इंसान खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश भी करता है एंड सक्सीड भी होता है। In logotherapy, the therapist is open and shares his feelings, values and experiences. यहाँ पे एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा एक और पर्सनल लेवल पे जाता है, और यहाँ पे थेरेपिस्ट जो है अपने फीलिंग्स, वैल्यूज और एक्सपीरियंसेस को ओपनली शेयर करता है, ताकि क्लाइंट उससे रिलेट कर सके और अल्टीमेटली खुद के अंदर की जो फ्री विल है उसे रियलाइज कर सके, और दूसरा जो अंदर उनके एक इनेट नीड है टू फाइंड द मीनिंग, उसे भी रियलाइज कर सके। एम्फेसिस इज ऑन हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। थेरेपिस्ट कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स द पेशेंट ऑफ इमीडिएसी ऑफ द प्रेजेंट। यहाँ पे एक काम और करता है थेरेपिस्ट कि सिचुएशन जो है वो हो सकता है पास्ट में बहुत बहुत बुरी रही हो, और उसी की वजह से इंसान एक तरीके से एक विशेष सर्कल में फंस गया है कि जितना ज़्यादा सोच रहा है उतना डिप्रेस हो रहा है, और जितना डिप्रेस हो रहा है उसके बारे में उतना ही सोच रहा है। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट उस पेशेंट को, उस क्लाइंट को हियर एंड नाउ में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि हियर एंड नाउ, जैसे कि मेडिटेशन का भी पॉइंट होता है टू ब्रिंग द पर्सन इनटू द हियर एंड नाउ, क्योंकि हियर एंड नाउ में समस्या नहीं है, समस्या या तो फ्यूचर में है या फिर है पास्ट में। हियर एंड नाउ, यहाँ पे प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जो कार्ल रॉजर्स को एट्रीब्यूट की जाती है। इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेल्फ के ऊपर बात करता है, और सबसे यूनिक पॉइंट ही इसका ये है, जैसे कि हमने पीछे पर्सनालिटी के चैप्टर में पढ़ा था, एक होता है रियल सेल्फ जो हम हैं, और एक होता है आइडियल सेल्फ जो हम सोचते हैं कि हम बने, या फिर हमें जो वैल्यूज मिली हैं उसके हिसाब से। तो रॉजर्स ब्रॉट इनटू साइकोथेरेपी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ विद फ्रीडम एंड चॉइस। ये भी वही फ्रीडम, फ्री विल की बात करते हैं, चॉइस की बात करते हैं, एज द कोर ऑफ वंस बीइंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है क्लाइंट सेंटर थेरेपी का? इज टू रिजॉल्व द इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन द आइडियल एंड द रियल सेल्फ। ये जो इनकॉन्ग्रुएंस है, ये जितना दूर है उतनी इनकॉन्ग्रुएंस होगी, और जितने पास है उतनी कॉन्ग्रुएंसी बढ़ेगी, यानी ओवरलैप बढ़ेगा। सो ये जो इनकॉन्ग्रुएंस यानी अगर दूर दूर हैं तो इन्हें पास लाने का जो काम करती है वो करती है क्लाइंट सेंटर थेरेपी। 3 पिलर्स हैं इस थेरेपी के, कौन से? पहला है एम्पैथी। एम्पैथी हम पीछे डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं लिखा मैंने इसलिए। एम्पैथी से होता क्या है? इट सेट्स अप एन इमोशनल रेजोनेंस बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट। इमोशनल रेजोनेंस, जब आप किसी पर ट्रस्ट कर पाते हैं, आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन केयर्स अबाउट मी, तभी एक इमोशनल रेजोनेंस डेवलप होता है, और ये जब थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच डेवलप होना जरूरी है, अदरवाइज ये थेरेपी काम नहीं करेगी। दूसरा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जैसे कि मैंने कहा था, आप दोबारा पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का।
नाम से ही स्पष्ट है, अनकंडीशनल यानी कोई टर्म्स कोई कंडीशंस ना हो, पॉजिटिव इन नेचर, it indicates that the warmth and positivity of the therapist is not dependent on what the client reveals in the therapy sessions. अब कोई थेरेपी के लिए आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इंसान कोई बहुत मजे में तो थेरेपी के लिए आता नहीं है, कुछ ना कुछ उसे बहुत कुछ गिल्ट है, कुछ रिग्रेट है, कुछ ना कुछ दिक्कत है जो वो रिवील करेगा और उसके सोर्सेज रिवील करेगा, और रिवील करने के साथ उसे ये फील ना हो कि उसे जज किया जा रहा है या फिर जो उसने कहा, तो उसकी वजह से वार्मथ और पॉजिटिविटी चली जाएगी। तो इसलिए ये जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये है कि कुछ भी सामने आए, द वार्मथ एंड पॉजिटिविटी शुड रिमेन। और तीसरा है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी, द थेरेपिस्ट रिफ्लेक्ट्स क्लाइंट्स फीलिंग्स इन ए नॉन जजमेंटल मैनर। रिफ्लेक्शन इज अचीव्ड बाय रीफ्रेजिंग क्लाइंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कुछ बनावटी नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब है कि रियल, ऐसा बनावटी ना लगे कि एक तरीके से फेक, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में कह देते हैं। तो ऑथेंटिक होना चाहिए। थेरेपिस्ट क्या है, नॉन जजमेंटल मैनर में क्लाइंट जो स्टेटमेंट्स कह रहा है उसे रिफ्रेज करेगा। रिफ्रेज करेगा क्यों करेगा, ताकि क्लैरिफिकेशन मिल सके, सीकिंग क्लैरिफिकेशन टू एनहांस मीनिंग इन द सेड स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट जो है वो बहुत बार वेग भी हो सकती है, यूजुअली होती है, तो उसे एक तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रेज करेगा और क्लाइंट के ही माउथ से निकलवाएगा कि हाँ ये मेरा मतलब है। सीसीटी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी helps the client become his real self with therapist working as the facilitator। अब हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ पे डायरेक्टिव अप्रोच नहीं है कि जो थेरेपिस्ट है वो कोई एक्सपर्ट है और वो क्लाइंट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश कर रहा है, नहीं। बस एक कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी, एक नॉन जजमेंटल मैनर में, एक पॉजिटिव रिगार्ड के साथ एक कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी, और उस कॉन्वर्सेशन के चलते चलते ही इंसान खुद के जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं या फिर कुछ भी तरीके की दिक्कतें हैं वो सरफेस पे आ जाएंगी। और यहाँ पे जो रियल सेल्फ है इंसान का, उससे वन ऑन वन जो क्लाइंट है उससे फेस कर पाए और अब फिर अपने आइडियल सेल्फ की तरफ मूव कर पाए, इसी के लिए ही थेरेपिस्ट जो है एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। देन इसके बाद इसी थ्योरी में, इसी थेरेपी में गेस्टाल्ट थेरेपी है। गेस्टाल्ट का मतलब, गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल, कंप्लीट। यहाँ पे क्या है, इंसान को एज ए कंप्लीट बीइंग माना गया है। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों मिलके बना है। ये दिया किसने था, फ्रिट्ज पर्ल्स एंड उनकी वाइफ लॉरा पर्ल्स ने। प्राइमरी गोल है यहाँ पे टू इंक्रीज एन इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। और क्लाइंट को यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, टॉट टू रिकॉग्नाइज द बॉडीली प्रोसेसेस, जैसे मैंने कहा माइंड, बॉडी एंड सोल। तो बॉडी में क्या चल रहा है, इमोशंस कैसे हैं, थॉट्स क्या उठ रहे हैं, उसके बारे में सेल्फ अवेयर किया जाता है। जो ब्लॉक आउट हो रहे हैं किसी कारणों से, उनको अवेयरनेस से ब्लॉक आउट अगर हो रहे हैं तो उन्हें अवेयरनेस में लाया जाए और उन्हें एक्सेप्ट कराया जाए। थेरेपिस्ट एनकरेजेस द क्लाइंट टू एक्ट आउट फैंटेसीज अबाउट फीलिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पे एक इस थेरेपी की खास बात क्या है कि थेरेपिस्ट कुछ ना कुछ ऐसे जो इंसान के दिमाग में चले जा रहे हैं, जो वो कॉन्शियसली आने नहीं दे रहे हैं, उसे थेरेपिस्ट एनकरेज करता है दैट यू शुड एक्ट आउट, उन्हें बाहर आने दो। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स और जो फीलिंग्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स, जो भी तरह की चीज़ें हैं, उन्हें बाहर आने दो। अब यहाँ पे कौन सी टेक्निक्स के थ्रू बाहर आने के लिए एनकरेज किया जाता है, जैसे कि रोल प्लेइंग। थेरेपिस्ट विल प्ले द रोल ऑफ समवन, कि मान लेते कि किसी की पेरेंटिंग अच्छी नहीं रही है, तो उस पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वो एज अ पेरेंट अपने फादर या फिर मदर से बात कर रहा है, ऐसे ये होता है रोल प्लेइंग। एम्प्टी चेयर टेक्निक भी रोल प्लेइंग का ही दूसरा रूप है। वहाँ पे पर्सन इमेजिन करता है कि एक जो खाली चेयर उसके सामने है उसमें कोई ना कोई बैठा है, और फिर उसके सामने ये जो एक्ट आउट, ये जो ऊपर वाली बात कही गई है, कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्ट आउट होंगे, बाहर निकाले जाएंगे। और एग्जैजरेशन भी एक तरीके की टेक्निक है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ आप अभी सिर्फ बेस बना रहे हैं तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक समझना है कि मेन जो
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसे कौन सी थेरेपी किस तरीके से डील करती है। अब कुछ ऑल्टरनेट थेरेपीज भी हैं जो अलग अलग जगहों पे सदियों से लोग यूज़ करते आए हैं टू डील विद बोथ फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। जैसे कि योगा आजकल बहुत चलन में है, बट हमारे इंडिया में शुरू से ही रहा है। पतंजलि योग सूत्रा में अष्टांग योग की बात की गई है। अष्टांग एज इन 8 स्टेप प्रोसेस फॉर इंटीग्रेशन। योग का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन। अब योग का अगर गहरे मीनिंग्स हम निकालें तो इंटीग्रेशन किसका होता है, बॉडी माइंड एंड द सोल जब इंटीग्रेट हो जाए तो वो होता है योगा। और इसमें क्या है, बॉडीली एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड हैं जैसे कि आसन, अलग अलग आसनास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्लूडेड हैं जैसे कि प्राणायाम, और मेडिटेशन की एक्सरसाइज इंक्लूडेड हैं जैसे कि ध्यान और समाधि। आखिरी जो बिल्कुल द लास्ट स्टेज है योगा की पतंजलि योग सूत्रा में वो है समाधि। सो ये एक टेक्निक ऑल्टरनेट टेक्निक है। उसके बाद विपासना मेडिटेशन आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो। विपासना मेडिटेशन में इनफैक्ट सभी मेडिटेशन टेक्निक्स जो हैं, ऑल मेडिटेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग विपासना, आर प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग अवेयरनेस ऑन सम ऑब्जेक्ट। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट पे हमारे अवेयरनेस को टिकाने की, फोकस फिक्स करने की टेक्निक है। अवेयरनेस जो कॉन्शियस अवेयरनेस हमारी है, जिसे हिंदी में हम शायद प्रज्ञा भी कहते हैं, प्रज्ञा, अवेयरनेस। तो अब कौन से ऑब्जेक्ट्स पे टिकाई जा सकते हैं, जैसे कि बीड्स, कुछ लोग बीड्स आपने देखा होगा माला जपते हैं, मंत्र भी हो सकते हैं। ब्रेथ पे विपासना मेडिटेशन ब्रेथ पे फोकस करवाती हैं। बॉडी सेंसेशन पे कुछ ना कुछ साउंड, कुछ मेडिटेशन जैसे कि मेडिटेशन बोल, बुद्धिस्ट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं वो मेडिटेशन बोल का यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस पे अवेयरनेस को टिकाने की, फिक्स करने की, या फिर अगर हट जा रहा है फोकस तो उस पर ब्रिंगिंग इट बैक टू दैट ऑब्जेक्ट। ये सब टेक्निक्स यूज हो रही हैं। ऑल आर मेंट टू ब्रिंग बैक द इंडिविजुअल टू द हियर एंड नाउ। क्योंकि मान लेते हैं कुछ ब्रेथ चल रही है तो ब्रेथ हियर एंड नाउ में चल रही है, वो पास्ट या फ्यूचर में नहीं चल रही है, हियर एंड नाउ में चल रही है। फ्रॉम वरीज ऑफ, तो ब्रिंग बैक द इंडिविजुअल टू द हियर एंड नाउ फ्रॉम, अगर आदमी फ्यूचर में चला गया है, फ्यूचर के वरीज में चला गया या फिर पास्ट के रिग्रेट्स में चला गया है, तो उसे हियर एंड नाउ में लाने की कोशिश करता है मेडिटेशन, सभी मेडिटेशंस इंक्लूडिंग विपासना। देन वी हैव सुदर्शन क्रिया योग। इसमें क्या है, रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक है एक तरीके की जो हाइपर वेंटिलेशन इंड्यूस करा देती है, और ये काफ़ी एफिकेशियस पाई गई है। इट्स लो रिस्क लो कॉस्ट ट्रीटमेंट फॉर, और ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक एंसिलरी, एक सहायक है ट्रीटमेंट में। मेन ट्रीटमेंट जो है थेरेपी वो चलेगी, उसके साथ साथ ये क्रिया योग चलता है। और ये बहुत सारे इन तरह के डिसऑर्डर्स के लिए पाया गया है अच्छा। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पीटीएसडी, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, इंसोम्निया, इन सब में बहुत एफिकेशियस पाया गया है। उसके बाद लास्टली कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग प्राणायाम और मंत्रों को एक साथ कंबाइन करके एक योगा प्रैक्टिस है। वैसे तो कुंडलिनी योग अपने आप में बहुत गहरी एक बहुत ही ईसोटेरिक एक टेक्निक है, बट वही कि हम किसी चीज़ के सरफेस लेवल की चीज़ें भी, जैसे कि पतंजलि योग सूत्र हैं, तो हम आसन और प्राणायाम करके भी खुद को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही कुंडलिनी योग इज मेंट फॉर अ होल अनदर पर्पस, बट उसके सरफेस लेवल की चीज़ों से भी हम कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा ये इफेक्टिव पाया गया है ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में। देन एक और ये टॉपिक्स हैं कुछ आपके एनसीईआरटी में जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए आपके लिए, जैसे कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी। क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी साइकोथेरेपी में कितनी हीलिंग हो रही है। तो पहला तो है टेक्निक्स कौन सी यूज़ की गई है थेरेपिस्ट के द्वारा। दूसरी नेचर ऑफ थेरेप्यूटिक अलायंस, जो कि हमने बात करी, अलायंस का लेवल क्या है, अलायंस कितना ट्रस्टिंग है,
व्हाट इज इट परमिटेड बाय विच वैल्यूज। उसके बाद है लेवल ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? कैथारसिस इज इमोशनल अनबर्डनिंग। क्लाइंट जो है वो क्या लेवल ऑफ कैथारसिस अचीव किया है, कि कितना उसे इमोशनली अनबर्डनड महसूस हो रहा है, तो इस पे भी डिपेंड करेगी। और उसके बाद है कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स, जैसे कि कुछ क्लाइंट से रिलेटेड होंगे जिन्हें क्लाइंट वेरिएबल्स कहा गया है, जैसे कि मोटिवेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। इंसान के खुद के अंदर कितने मोटिवेशन है कि वो उस डिस्ट्रेस से, उस डिसऑर्डर से ऊपर उठ पाए, और उसके बाद कितने एफर्ट डाल रहा है, तो ये क्लाइंट वेरिएबल्स हैं। उसके अलावा थेरेपिस्ट वेरिएबल्स भी हैं, जैसे कि नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है कि नहीं है, एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब थेरेपिस्ट के खुद के अंदर ही कुछ ना कुछ अगर मेंटली अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो दूसरों की हेल्प क्या करेगा, ये भी एक बात सोचने की है। तो ये कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जिन पे थेरेपी की एफिकेसी डिपेंड करेगी। उसके बाद एक टॉपिक है आपके एथिक्स इन साइकोथेरेपी। अब एथिक्स हर जगह, जब भी आप एडवांस क्लासेस में जाएंगे, तो जैसे कि लॉ में भी एथिक्स है, मेडिसिन में भी एथिक्स है, मेडिसिन एथिक्स। आप कोई एनवायरमेंटल कुछ काम करेंगे तो एनवायरमेंट एथिक्स भी है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं जो अपहोल्ड करने चाहिए इंसान को, द ऑट टू या फिर द शुड, कि ऐसा करना चाहिए, वन शुड डू दैट, बस वही एथिक्स है। अब बेनिफिशंस का मतलब है डूइंग गुड, दैट इज अलिविएटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस शुड बी द गोल। थेरेपी का गोल क्या है? शुड बी, जैसे मैंने कहा, शुड, द डॉक्टर शुड हेल्प, ट्राई टू हेल्प। दूसरा, देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। फिर है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ऑफ कोर्स कॉम्पिटेंस नहीं होगी तो आई डोंट थिंक कि कोई थेरेपिस्ट हेल्प कर पाएगा। थेरेपिस्ट मस्ट बी स्किल्ड। उसके बाद है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब इन मॉरल स्टैंडर्ड्स जो उसने बनाए हैं वो उस पर वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, किसी भी लालच में वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे, ये होती है इंटेग्रिटी। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी क्लाइंट ने रिवील किया है उसे कहीं और आगे रिवील ना करे, ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो ये सारी चीज़ें एथिक्स इन साइकोथेरेपी के अंडर आती हैं। देन वी हैव द लास्ट टॉपिक, जो है रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। रिहैब आपने वर्ड जरूर पढ़ा होगा, आई एम श्योर। रिहैब का मतलब है कि क्लाइंट जो है वो रियल लाइफ में वापस जा सके। अब जैसे ट्रीटमेंट है कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, उसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो रिडक्शन इन सिम्टम, कि किसी को बहुत हाई लेवल सिम्टम्स थे या इवन माइल्ड सिम्टम्स भी थे, तो सिम्टम्स जो थे वो रिड्यूस हो गए, सिम्टम्स रिड्यूस हो गए हैं। और दूसरा है इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि किसी इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। हो सकता है सिम्टम्स तो रिड्यूस हो गए हों, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकता है वही की वही रही हो। अब रिडक्शन इन सिम्टम्स इज इनफ इन केस ऑफ माइल्ड डिसऑर्डर्स, जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी में या फिर फोबियाज के केस में सिम्टम्स अगर हट जाएं तो इंसान अपने रियल लाइफ में आराम से लौट सकता है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि कुछ मेजर डिसऑर्डर्स में, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, पीटीएसडी, इनमें कॉम्पोनेंट 1 रिडक्शन इन सिम्टम्स इनफ नहीं होता है। तो फिर क्या किया जाता है? मैनी सफर फ्रॉम नेगेटिव सिम्टम्स हेंस रिक्वायर इंप्रूव्ड फंक्शनिंग इन डेली लाइफ विच इज अचीव्ड बाय रिहैबिलिटेशन। तो हम डेली फंक्शनिंग ऑफ लाइफ को अगर इंप्रूव कर पाए तब हम कहेंगे कि वी हैव सक्सेसफुली ट्रीटेड अ पर्सन। तो उसको हम अचीव करते हैं रिहैबिलिटेशन के थ्रू। एम ऑफ रिहैब इज टू मेक द पेशेंट एबल टू बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अब इस रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, जहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उन्हें कुछ स्किल्स जैसे कि कैंडल मेकिंग, वीविंग, बैग मेकिंग, ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग,
जो कि इंसान को उसके एनवायरनमेंट में टीच इंटरपर्सनल स्किल्स थ्रू रोल प्ले, इमिटेशन, इंस्ट्रक्शन। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो नॉर्मली इंटरेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी मिलेगी और कॉग्निटिव रीट्रेनिंग टू इम्प्रूव बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक अटेंशन, मेमोरी। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जहाँ पे अटेंशन, मेमोरी, ऐसे हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनका काम अगर सिम्टम्स चले जाएं तो चल जाता है, बट जो मेजर डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए ये रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अगर ये ना हो तो वो रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में लौट नहीं पाएंगे एंड हेंस एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं बन पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट, इस पे पिछले मतलब एक बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स में, रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली। सो दैट एंड्स क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 5। पिछले चैप्टर में हमने सभी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़े। इस चैप्टर में हमने पढ़े कि उनकी रेमेडीज, उनकी थेरेपी कैसे होगी। ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी मार्गदर्शक पे अवेलेबल करा दूंगा। आई रिकमेंड यू टू डाउनलोड दीज, गेट दिस प्रिंटेड एंड revise them as many times as you can. I will see you in the next one. Till then, keep revising, keep learning.